नमस्कार विद्यार्थियों। मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम विधि प्रथम वर्ष के विषय भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत अपन आज प्रस्ताव के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्ताव के प्रकार, सबसे पहले तो बात आती है कि प्रस्ताव होता क्या है। प्रस्ताव जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी इस प्रकार से किसी दूसरे को संज्ञापित करता है कि वह दूसरा उसको अनुमति प्राप्त करे, वो तो प्रस्ताव होता है। अब यहाँ बात आती है कि प्रस्ताव कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी प्रस्ताव किस प्रकार से किए जा सकते हैं। प्रस्ताव निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रस्ताव है वह है अभिव्यक्त और विवक्षित प्रस्ताव। अभिव्यक्त का मतलब होता है स्पष्ट रूप से बोलकर या लिखकर जो प्रस्ताव किया जाता है वो अभिव्यक्त प्रस्ताव कहलाता है। यानी जब प्रस्ताव शब्दों से किया जाता है, शब्द लिखित या मौखिक हो सकते हैं, तो उसे अभिव्यक्त प्रस्ताव कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बोलकर कहता है या लिखकर बताता है कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, इस कार्य से प्रवृत्त रहना चाहता हूँ, तो वह जो प्रस्ताव होगा वो अभिव्यक्त प्रस्ताव कहलाएगा। दूसरा जो होता है वो है विवक्षित प्रस्ताव। विवक्षित प्रस्ताव यानी कि विवक्षित प्रस्ताव होता है ऐसा प्रस्ताव जो शब्दों से अन्य किया जाता है, यानी कि जो आचरण से किया जाता है या अन्य किसी प्रकार से किया जाता है, तो वह प्रस्ताव विवक्षित या गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। तो पहला जो विवक्षित प्रस्ताव के जो उदाहरण है वो है जैसे पत्र है, तार है, टेलीफोन है, मोबाइल है या संकेतों द्वारा यदि कोई प्रस्ताव किया जाता है तो वह अभिव्यक्त प्रस्ताव होता है। और विवक्षित प्रस्ताव जो होता है वो होता है आचरण के द्वारा। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए कहा गया है और उसने वह कार्य यदि कर दिया है और उसके बारे में किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी है, या कोई ऐसा कार्य करने के लिए या आचरण से या व्यवहार से कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो ऐसा जो प्रस्ताव किया जाता है वह प्रस्ताव विवक्षित प्रस्ताव कहलाता है। दूसरा जो प्रस्ताव के प्रकार आते हैं वो प्रकार हैं विशिष्ट एवं सामान्य प्रस्ताव। विशिष्ट प्रस्ताव कौन से होते हैं? ऐसा प्रस्ताव जो किसी विशेष व्यक्ति या उसके समूह से किए जाते हैं। ऐसे प्रस्ताव केवल उसी व्यक्ति द्वारा ही स्वीकार किए जा सकते हैं, विशिष्ट प्रस्ताव कहलाते हैं। विशिष्ट प्रस्ताव का मतलब है कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से या उस व्यक्ति विशेष के समूह से यदि कोई प्रस्ताव किया जाता है तो ऐसा प्रस्ताव वो विशिष्ट प्रस्ताव होता है। वो प्रस्ताव उसी व्यक्ति द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। जबकि सामान्य प्रस्ताव वो होते हैं वे प्रस्ताव जो जनसाधारण को किए जाते हैं, परंतु संविदा केवल उसी व्यक्ति के साथ होती है जो प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करता है। इसे सामान्य प्रस्ताव कहते हैं। सामान्य प्रस्ताव का मतलब है कि जो जनसाधारण को की जाती है, सभी व्यक्तियों को प्रस्ताव तो कर दिया जाता है, लेकिन उस प्रस्ताव को स्वीकृत वही व्यक्ति कर सकता है जो उन शर्तों को पूरा करता है। यानी जिन शर्तों के अंतर्गत जो प्रस्ताव दिया जाता है, जैसे सामान्य किसी विज्ञापन दिया जाता है, विज्ञापन में कोई भी चीज़ के लिए जैसे मान लो कह दिया जाता है कि आप ये कार्य इस प्रकार से करोगे तो आपको ये इतना फायदा होगा, तो उस व्यक्ति के साथ में प्रस्ताव को स्वीकृत उसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो उन शर्तों को पूरी करता है। इसके अंतर्गत एक वाद था कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 क्यूबी 256। इस वाद में क्या था कि एक जो कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी, उसने एक जो टेबलेट बनाई थी तो उसमें उसने एक विज्ञापन दिया था कि जो भी दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई मेरी इन दवाओं का सेवन करेगा तो उसे इन्फ्लुएंजा नाम का रोग नहीं होगा। और इसी एवज में उसने 1000 पाउंड है वो किसी बैंक में जमा करवाए थे। तो यहाँ पर जो कार्लिल थी उसने उन दवाओं का उन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रयोग किया। प्रयोग करने के उपरांत उसको इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो गया, तो वह न्यायालय में वाद संस्थित किया। तो यहाँ पर कंपनी ने कहा कि हमने कोई ऐसा आपसे कोई पर्टिकुलर या विशिष्ट प्रस्ताव नहीं किया था जिसके लिए कि हम दायी हैं। हमारा सामान्य प्रस्ताव था, हमने तो केवल अपनी कंपनी के प्रचार के लिए ही ऐसा विज्ञापन दिया था। लेकिन यहाँ पर चूंकि उन्होंने
अपनी जो कंडीशन वगैरह रखी थी और उसी की एवज में उसने पैसे बैंक में जमा कराए थे, तो यहाँ पर कंपनी दायी मानी जाती है। तो यहाँ पर जब वाद संस्थित किया गया तो न्यायालय ने इस वाद में निम्नलिखित सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। न्यायाधीश जो हॉकिंस था उसने ये सिद्धांत प्रस्तुत किए कि पहला जो सिद्धांत था वो था, विज्ञापन द्वारा दिए गए प्रस्ताव में यह माना जाएगा कि जिस व्यक्ति ने उसे स्वीकार किया प्रस्ताव उसके सम्मुख किया गया है। यानी कि जहाँ पर सामान्य प्रस्ताव होता है, विज्ञापन जो दिया जाता है वो सामान्य प्रस्ताव के अंतर्गत आता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस विज्ञापन को स्वीकार करता है या उसकी शर्तों को पूरी करता है तो ये माना जाएगा कि प्रस्ताव पर्टिकुलर उसी व्यक्ति के सामने किया गया है। ये न्यायालय द्वारा पहला सिद्धांत इस वाद में प्रस्तुत किया गया था। यानी कि यदि कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता है उन शर्तों को तो ये माना जाएगा कि वो सामान्य प्रस्ताव न होकर विशिष्ट प्रस्ताव बन गया है। दूसरा जो इसका सिद्धांत है वो है, ऐसे मामलों में विज्ञापन में दिए गए निर्देशों या शर्तों का पालन करना ही स्वीकृति माना जाता है। यानी यदि कोई व्यक्ति जो प्रस्ताव किया गया है उसके अंतर्गत यदि जो शर्तें दी गई है उन शर्तों की यदि पालना कर दी जाती है तो वह शर्तें स्वीकार होते ही ये माना जाएगा कि उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है। यानी कि वो जो पर्टिकुलर जो सामान्य प्रस्ताव है वो विशेष प्रस्ताव में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा इसमें जो न्यायालय ने महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो था कि वादी द्वारा प्राप्त कोई लाभ या सुविधा प्रतिफल होता है। यानी इस वाद में क्या हुआ, जब कंपनी को उन दवाइयों के जब पैसे मिले तो वो क्या हुआ, वो उसने लाभ प्राप्त किया। तो यदि उसने कोई लाभ प्राप्त किया है या कोई सुविधा प्राप्त की है तो वो उसके लिए प्रतिफल माना गया है यहाँ पर। अगला जो सिद्धांत प्रतिपादित किया यह था कि यह बाजी का करार नहीं है, क्योंकि 100 पौंड केवल उस दशा में ही उस व्यक्ति को दिए जाएंगे जो दवा का प्रयोग करता है और उसे इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो यहाँ पर ये बाजी का करार नहीं है कि कोई कार्य होगा या नहीं होगा या कोई घटना घटित होगी या नहीं होगी, ऐसा कोई करार नहीं है। क्योंकि इसमें 100 पौंड जो देने का जो कंपनी ने जो वादा किया था कि पुरस्कार के रूप में 100 पौंड उसे दिए जाएंगे, तो वो केवल उसी व्यक्ति को दिए जाएंगे जो इस दवा का प्रयोग करता है और उसे इन्फ्लुएंजा नामक रोग नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या कि जो कार्लिल थी उसने उस दवा का प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद में भी उसे इन्फ्लुएंजा नामक जो रोग है वो हो गया था। तो यहाँ पर वह उस 100 पौंड को पाने की हकदार मानी जाती है। अगला जो इसमें सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो था, विज्ञापन में किया गया प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव माना जाता है। क्योंकि जो अखबार में जो विज्ञापन दिया था वो क्या था, सामान्य प्रस्ताव था, लेकिन संविदा केवल उसी व्यक्ति के साथ होती है जो शर्तों को पूरा करता है। यानी जो व्यक्ति जो विज्ञापन में जो शर्तें दी गई थी उन शर्तों की पालना यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति द्वारा पालना होते ही वह जो प्रस्ताव होता है वो व्यक्तिगत या विशिष्ट प्रस्ताव बन जाता है। यानी जो शर्तों को पूरी कर लेता है उसी से संविदा की जा सकती है। तो ये सामान्य प्रस्ताव और विशिष्ट प्रस्ताव के अंतर्गत ये जो वाद है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी का, ये वाद बहुत ही चर्चित रहा है तथा आजकल जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें भी इस वाद के बारे में पूछा जाता है। अगला जो इसका प्रकार है वो है आपका स्थायी या चलत प्रस्ताव। अब यहाँ पर बात आती है कि स्थायी मतलब कि स्थिर जो रुका हुआ है, वो चलत यानी चलायमान जो हो। तो ऐसे प्रस्ताव जो स्वीकार करने के लिए एक अवधि तक कायम होते हैं वो कौन से होते हैं, स्थायी प्रस्ताव होते हैं कि ठीक है ये इस अवधि तक ही कायम होगा। जैसे कै ने खे से प्रस्ताव करता है कि वह मार्च 2019 से जून 2019 तक की अवधि में 50 मन चावल 1000 रुपये प्रति मन की दर से उसे बेचेगा। ये स्थायी प्रस्ताव कहलाता है। यानी एक पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के अंतर्गत यदि कोई प्रस्ताव किया जाता है तो वो प्रस्ताव है वो चलत प्रस्ताव होता है कि इतने समय के अंदर यदि कोई ये कार्रवाई की जाती है या ये सामान लिया जाता है तो उसके लिए वह व्यक्ति दायी होगा। तो ये जो प्रस्ताव होगा वो स्थायी प्रस्ताव कहलाता है। और यही प्रस्ताव यदि लगातार चालू रहता है यानी टाइम बार नहीं होता है, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में ये प्रस्ताव है वो चलत प्रस्ताव हो जाता है। जैसे मान लो कि उपयुक्त उदाहरण में यदि खे ने कै को 10 मन चावल खरीदने का ऑर्डर दिया तो उन दोनों के मध्य 10 में चावल के लिए प्रस्ताव होगा, न कि 10 मन के लिए चावल के लिए प्रस्ताव होगा, न कि 40 मन चावल के लिए। यानी शेष के लिए वह इनकार भी कर सकता है और उसे दोबारा भी आदेश दे सकता है। यानी कि पहले वाले में तो क्या था कि वह इतने चावल लेगा, जो समय पीरियड है उसमें इतने चावल लेगा, लेकिन दूसरे वाला है उसमें निश्चित नहीं है कि वो इतने ही चावल लेगा क्योंकि वहाँ पर कोई टाइम बार नहीं है।
अगला जो प्रस्ताव का प्रकार है वो है मानक प्रस्ताव। मानक प्रस्ताव कौन से होते हैं? ऐसे प्रस्ताव जिन्हें पक्षकार स्वीकार कर सकता है, इनकार नहीं कर सकता है, वो प्रस्ताव क्या होते हैं? मानक प्रस्ताव होते हैं। जैसे कि मान लो कि बीमा है, रेलवे है, बैंकिंग है, आदि क्षेत्रों में ऐसे प्रस्ताव छपा रखे हैं तो उन्हें आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता है। आधुनिक युग में संविदा विधि के लिए मानक प्रस्ताव एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। इस प्रस्ताव से संविदा को आसान बनाया, वहीं इसके प्रचलन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जैसे मान लो कि अपन बैंक से ऋण लेते हैं, तो बैंक से ऋण लेते हैं तो वहाँ पर अपने से कुछ कंडीशनों पर साइन करवाए जाते हैं। तो अपन ये भी नहीं है कि अपन उनको आराम से पढ़ सकें, पढ़ने के लिए अपने को समय होता है और चूंकि हमें पैसों की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में जो उनके जो प्रस्ताव होते हैं वो मानक प्रस्ताव कहलाते हैं। क्योंकि उन प्रस्तावों को अगर कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो उसे उनको स्वीकार करना ही होगा। ऐसे ही जैसे मान लो कि कहीं भी अपन जैसे मान लो कि रेलवे में रेलवे की टिकट लेते हैं तो उसके पीछे भी जो कंडीशंस लिखी होती हैं वो प्रस्ताव होते हैं कि हाँ, अगर मान लो आपने ये टिकट लिया है और अगर आपने रेलवे में यात्रा की है तो इन कंडीशनों को आपको मानना पड़ेगा कि गंदगी न फैलाएं या अन्य किसी प्रकार का अपकार नहीं करें। ये सारी चीज़ें होती है, ये मानक प्रस्ताव होते हैं। इन प्रस्तावों को मानना आवश्यक होता है। अगला जो प्रस्ताव है वो है क्रॉस प्रस्ताव या पार प्रस्ताव। पार प्रस्ताव का मतलब है कि यानी एक दूसरे को पार करते हैं। जैसे मान लो कोई लेटर डाल दिया जाता है और लेटर जब कुछ समय ऐसा होता है जिस समय आपस में यदि क्रॉस रूप से अगर मान लो कोई पत्र व्यवहार किया जाता है तो एक समय ऐसा आता है जहाँ पर पत्र है वो एक दूसरे को पार करते हैं, तो ये पार प्रस्ताव होता है। इसमें होता है जब दो व्यक्तियों द्वारा समान शर्तों वाले प्रस्ताव डाक में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इसे क्रॉस प्रस्ताव कहते हैं। यानी कि समान शर्तों पर, यानी कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं 10,000 रुपये में आपका स्कूटर खरीदना चाहता हूँ, तो दूसरा भी ये कहता है कि मैं 10,000 रुपये में आपको स्कूटर बेचना चाहता हूँ, लेकिन उन दोनों में आपस में पत्र व्यवहार होता है। और ऐसा पत्र जो समय टाइम के अंतर्गत नहीं, एक व्यक्ति एक समय डालता है, दूसरा व्यक्ति उसी समय दूसरा व्यक्ति भी उस पत्र को डालता है, तो ऐसी स्थिति में जब वो क्रॉस करते हैं तो ये प्रस्ताव क्रॉस प्रस्ताव कहलाता है। ऐसी स्थिति में कोई संविदा सर्जित नहीं होती है क्योंकि यहाँ प्रस्ताव की स्वीकृति का अभाव रहता है, अर्थात प्रस्ताव का पहले ज्ञान होने पर तथा उसके बाद स्वीकार होने पर ही संविदा का निर्माण होता है। तो ऐसे जो प्रस्ताव होते हैं वहाँ पर संविदा का निर्माण, क्योंकि यहाँ पर जो प्रस्ताव किया जाता है तो न तो जो प्रस्ताव उसको स्वीकार करता है उस व्यक्ति के पास वो प्रस्ताव पहुँचता है और न ही जो व्यक्ति उसको स्वीकार करना चाहता है उसकी स्वीकृति प्रस्तावक के पास पहुँचती है। तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की संविदा का निर्माण नहीं होता है। केवल यही माना जाता है कि यहाँ पर केवल प्रस्ताव हुआ है, जो कि क्रॉस प्रस्ताव होता है कि यानी कि सेम कंडीशन वही है, यानी बेचने वाला है वो भी उतने पैसे में बेचना चाहता है और खरीदने वाला है वो भी उतने पैसे में ही खरीदना चाहता है, लेकिन उन दोनों ने आपस में किसी प्रकार की स्वीकृति प्रदान नहीं की है। न ही प्रस्तावक के कोई ज्ञान में आई है और न ही जो प्रस्ताव ग्रहीता है उसके द्वारा कोई स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो ऐसा जो प्रस्ताव होगा वो पार प्रस्ताव कहलाएगा। और अंतिम जो प्रस्ताव है वो है आपका प्रति प्रस्ताव। तो इसके अंतर्गत क्या है कि पूछताछ के उत्तर में किए गए जो पत्र व्यवहार होते हैं उनमें वो प्रति प्रस्ताव की श्रेणी में आते हैं। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति कहता है कि मेरे को आपका जो स्कूटर है वो 15,000 रुपये में चाहिए, दूसरा क्या आप मेरे को 15,000 रुपये में वो स्कूटर बेचना चाहते हो। तो ऐसे जो प्रस्ताव किए जाते हैं, दूसरा कहता है नहीं, हाँ मैं इसको 20,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, तो ऐसा जो प्रस्ताव होगा वो प्रति प्रस्ताव होता है। जैसे कि ए अपनी घड़ी बी को 100 रुपये में बेचने का करार करता है, बी द्वारा 60 रुपये में खरीदने का प्रस्ताव प्रति प्रस्ताव कहलाता है। यानी एक व्यक्ति उसको प्रस्ताव करता है कि वह उसे 100 रुपये में बेचेगा, लेकिन दूसरा कहता है नहीं, मैं इसको 60 रुपये में ही बेचना या 60 रुपये में इसको खरीदना चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में जो प्रस्ताव होते हैं वो प्रति प्रस्ताव, यानी इनको अपन ऐसे प्रस्ताव भी कह सकते हैं कि जो केवल पूछताछ के लिए होते हैं। यानी कि एक व्यक्ति उस किसी चीज़ को खरीदना चाहता है इतने रुपए में और दूसरा व्यक्ति है वो उसे उतने रुपए में नहीं बेचना चाहता है। तो इस प्रकार से अपन ने आज प्रस्ताव के प्रकारों के बारे में जाना है। तो आगे भी अपन इसी प्रकार से अपन अपने जो विषय है उसके बारे में अपन चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।